क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर भी एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जिस तरह से सरकार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है, आत्मनिर्भर भारत को जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसमें मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म का माहौल भी क्रिएट हो रहा है। एक तरफ आप ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे। जी बिल्कुल रजत जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। अब हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी अजय मिश्र के पास, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनके साथ साक्षात्कार के लिए मौजूद हैं। और देश के इतिहास का पहला डिजिटल बजट है। इस बजट ने कई इतिहास रचे और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट जो है, इस बजट के दिल में गांव है, इस बजट के दिल में किसान है। क्या कुछ है बजट की बड़ी बातें, उन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आप सभी का स्वागत है स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं देश की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने साथ अपने सहयोगी आर सुकुमार जो कि एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस प्रोग्राम को अंग्रेजी में आगे बढ़ाने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि सभी लोग कोरोना महामारी के बाद आशंका में थे कि ये बजट क्या कुछ लेकर के आएगा, लेकिन जब आप आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेज के बाद इस बजट पर काम कर रही थी, बजट की आत्मा क्या कुछ आपके हिसाब से है, क्या कुछ करने का प्रयास किया है आपने इस बजट में? इस बजट के दौरान हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा अच्छे क्वालिटी खर्च करने के लिए कर रहे हैं और अच्छे क्वालिटी खर्च के द्वारा एसेट क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। अच्छे रोड बना दो, अच्छा पोर्ट बना दो या अच्छा सुविधा जनता के लिए बना दो, जिसके द्वारा रोजगार भी बढ़ेगी और कोर इंडस्ट्री जो बोलते हैं सीमेंट, स्टील, ऐसे केबल वाला, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग या पावर जनरेशन यूनिट्स या हेवी ड्यूटी मशीनरी, ये सब का डिमांड बढ़ेगी। इन सब का डिमांड जब बढ़ेगी उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जनता के हाथ में पैसा तुरंत आएगा। हमें पूछा जाता है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च करने में 5 साल लगेगा, 5 साल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगेगा, मगर जॉब तो तुरंत मिलेगा। उसके कारण इकोनॉमी में तुरंत तेजीपन आएगा। यही है मेन मुद्दा और ये स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। जब रूरल इंडिया के बात आती है, इन तीनों सेक्टर के द्वारा रूरल इंडिया का ही पहला बेनिफिट मिलता। One of the key things that we see in the budget is a resetting of priorities, because in 2021, this year, our primary aim was welfare. You had to make sure that people who were facing distress on account of the pandemic didn't face that distress, and as a result we saw an increase in expenditure, which is also evident in the deficit. You've kept the expenditure at that same increased level, but you seem to have reoriented it towards capital expenditure. That's right. How do you balance this out? Because there is an assumption somewhere in this that things are returning to normal, these people will not need that kind of assistance that they needed last year. So how do you reset this balance? But the balance is expected to get reset largely by the fact that the money is going only for capital expenditure. When you create capital expenditure or windows for capital expenditure, you are confident that what you are spending money on is actually asset creation. Therefore, the kind of money going to the hands of people directly without looking at what it's going to create, it will create, yes, short term quick demand, but when it goes through this route, it's sustained. It also gives encouragement for those sectors which, which will see an increase in demand, and in the meanwhile you have better roads, better ports, better facility for everybody, more electricity generation and so on. So this has both short term and long term impact, whereas when you're just looking at spending, and by spending directly giving money in the hands of people, yes, it helps them. But I've also seen in the early stages of pandemic that money getting locked up in their accounts, because I won't fault people. Anyone would do it, because you don't know in these periods of uncertainty whether you should save that money or spend that money.
it might get ended up in the accounts without getting spent. So, the way in which we have looked at is capital expenditure is a sure short way to create that virtuous cycle. मैम, ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% इंक्रीमेंट करना, लेकिन बार बार सब लोग जब बजट डॉक्यूमेंट्स की तरफ देख रहे हैं तो एक तरह से ये हेल्थ केयर बजट उनको दिखाई दे रहा है। कोरोना के बाद आपको क्या ऐसा लगा कि आप ये जो 137% की बढ़त आपने की है, हेल्थ पे जो फोकस है, ये खर्च कहाँ कहाँ पे होगा, और क्या वाकई आप हेल्थ के मामले में सुपर पावर बनाना चाहती हैं भारत को? हाँ, ज़रूर हेल्थ के मामले में जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर होना है, उन सब को अभी पैसा मिलेगा। और फिनांस कमीशन का रिकमेंडेशन भी हुई है, बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर ट्रीटमेंट, इन सब को पंचायत को, लोकल बॉडीज़ को, वो भी सुझाव दे रहे हैं कि आप वो आपके अनटाइड फंड्स है उसको क्यों नहीं उपयोग करते हैं। उसका मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है कि ये टाई हो चुका है हमारे पैसा, मगर बात वो नहीं है। इसीलिए मैंने जब हेल्थ के बारे में बात करती थी, ये बात स्पष्ट रखी कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए हेल्थ को, सैनिटेशन अलग तलग करके या पोषण अलग तलग करके सिर्फ हेल्थ मतलब हॉस्पिटल बनाना नहीं है। ये सब भी हम ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए पोषण का भी खर्च, इसके बारे में बात करने के समय उसको भी इसमें जोड़ा मैंने। और ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल केयर का हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं है, वो ले आना है। फिर जैसे आपको याद होगा, ये लॉकडाउन के शुरुआत में ये कोविड का टेस्ट करने का हमारे पास सिर्फ 2 लैब्स थे। देश भर के ये सैंपल वहाँ जा करके टेस्ट करके वापस आता था। इस दौरान हम 200 के करीब टेस्टिंग फैसिलिटी क्रिएट किए ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब हम ये कर रहे हैं कि ये लैब टेस्टिंग करने का हर ब्लॉक में, हर स्टेट में होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे कम से कम होना चाहिए। ये सब सुविधा हम इंक्रीज कर रहे हैं। एक अगर मैं फॉलो अप पूछ पाऊँ, वैक्सीन को लेकर के आपने 35,000 करोड़ रुपया दिया, तो इसको किस तरह से खर्च किया जाए? केवल इसी साल के लिए है या फिर अगले साल भी आप इसको प्रोविजनिंग करेंगे? इस साल के लिए ये बात बोला और तुरंत ये भी जोड़ा उसमें, अगर उससे ज़्यादा भी पैसा आवश्यक पड़ेगा, मैं कमिटेड हूँ वो भी देने के लिए। इस साल के 35,000 के अतिरिक्त वो भी देने के लिए कमिटेड हूँ। Other than health, because health was one of the things that everyone knew you would spend more on, it was very, very necessary. One of the other expectations that people had was actually on the slightly negative side. Everyone expected a COVID tax. Everyone expected a COVID cess. Some people said there would be a new tax on the super rich. There were fears of a wealth tax, because in some ways your revenue had to come back. You have steered clear of all of this. How difficult was it to, one, resist the temptation of a tax, and two, how well do you think we will be able to address the challenge of revenue generation, because you are continuing to spend more money, and clearly public spending is going to lead the way in this, because private spending will take some time to kick in. How well do you think we will address the challenge of revenue generation? At least for this year, we have clearly shown, this year meaning year ending March 31st, we have already shown our intent about how to improve the GST collections. We have not done anything other than usual. Only we made a conscious attempt by using artificial intelligence and big data to plug the loopholes. And as a result, you see the compliance is improving, the false and fake bills which were being used for refunds have all stopped, and even more people see the point in complying rather than any bad temptation among few people to evade. So that is on the one side. On the other, I have also made it very plain that disinvestment, asset monetization are both going to take top priority. Asset monetization from utilizing all those idle assets which are lying, which cannot really help the economy, are going to have to be monetized. So we are pushing on asset monetization on the one hand, and on the other looking at better revenue collection. With these two, we think we will be able to realistically achieve the targets we have given ourselves. But on the tax rise, I have been very clear from the beginning, meaning even when the Atmanirbhar announcements were being made, and also when many other country examples were quoted to me,
I would quote back an example of a country, and I am not taking the name here, of a country which spent more than 15% of its GST for giving stimulus, but came at the end of it in December to say they may look at a comprehensive tax increase across the board. That is the point at which I have started saying that we have not even thought in those lines, and today we are showing that that has not been on the board ever. You weren't tempted by No, the tax? not at all. Sorry, just one quick follow-up on the tax thing, because one of the things you've done is this Agricultural Infrastructure and Development Cess, the AIDC, which has created a stir of sorts. Can you just tell us about it? Is this on top of the... No. See, I'll start with an example. Assume there is an item or a commodity in which we had put a 12% basic customs duty. What I have done is to bring down the customs duty, say to 7%. And on that, I have added, let us say, for example, a 3% this AIDC, which eventually means the customer or the consumer or the importer is going to pay 10% only and not 12.5. To him, it's a reduction in the overall BCD that he paid, although he is now paying a BCD and an AIDC. I've only made sure that the duty is brought down substantially, from which I get also, by adding the cess, a certain amount dedicated for agricultural infrastructure, and this, end of the day, if anything, should retain the price, if not bring it down, but it cannot increase the ultimate burden on the importer. That was clear formulation with which we have gone through, and therefore there is nothing in this which will burden the person who is importing and paying the basic customs duty. Similar with petrol and diesel also. People have already started talking, I am told, that oh my God, they have put the cess on this also. Not at all. There is a component in the additional surcharge which the Government of India, additional excise duty which the Government of India imposes, which is purely for central government. It does not become a part of the devolution. On that, we brought the cess down, extra excise duty down, and added the cess to it. It is not going to increase the fuel price on this score at all. If it gets increased because of the oil companies, I do not know that, because that is purely a market based operation with the oil market companies. But my cost is on the additional excise duty, which is a purely central government business. So you're basically splitting it and you're Taking a carve out for only agricultural infrastructure. Otherwise, the duty would go into the consolidated fund, and that's the end of the story. Here too it will go, but it will be dedicated for getting out for the infrastructure. What are your estimates in a year? How About 30,000 is what I'm thinking of. 30,000 crores. वित्त मंत्री जी, पिछले साल के बजट में हमने देखा था कि आपने एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस बार भी आप कह रहे हैं कि 16.5 लाख करोड़ रुपए आप किसानों को कर्ज के रूप में देंगे और मंडियों को लिंक किया जाएगा। ये जो किसानों पे फोकस है, ये कितना असर डालेगा, और वाकई क्या हम डबलिंग फार्म इनकम वाले जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हर साल डबलिंग किसान के आय कुछ ना कुछ रूपरेखा में बजट में आ जाता है। आज जो किसान इस 3 फार्म लॉस के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, उसके जवाब देने के लिए हमारे मंत्री श्री तोमर जी तो तैयार बैठे हैं और उनसे खंडवार बात करने के लिए तैयार हैं। मगर ये हर बजट में कुछ ना कुछ जोड़ते हुए किसान के आय दुगुनी करने के लिए ये सब रास्ता है। तो ये मंडियों की जो बात आपने की कि मंडियों का जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें एपीएमसीज भी उसका इस्तेमाल कर पाएंगी, और ये जो 30,000 करोड़ रुपए है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी आवश्यकता है वहां उपयोग करने के लिए है, चाहे वो एपीएमसी हो। तो ये जो 30,000 करोड़ रुपए आएंगे, क्या ये 1 लाख करोड़ के एक्स्ट्रा हैं जो आप खर्च करेंगे? हाँ, 1 लाख करोड़ तो पहले ही आत्मनिर्भर के समय अनाउंसमेंट हो चुका था। ये अलग से एक फंड ही क्रिएट कर रहे हैं जिसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च उठा पाएंगे। You spoke about asset monetization. I couldn't find a target for it in the documents. You've not taken a target for it this year? No, I've only said through disinvestment a total 1.75 is what we are expecting. It might be difficult immediately after Corona, the year of Corona, for me to put a number there, because I really don't know now
what the enterprise value is, what the market is going to look at it as its net asset value, how are these PSCs after public sector undertakings after the corona. So, it might be very difficult for me to commit a number and not be able to, just as a lot of it is land. yeah, but even then, because see, that is one difficulty which I must admit the DIPAM has always had. If it's got to sell off a piece of land which is somewhere in, let us say, Balia or somewhere in Tumkur or somewhere in Salem, sitting in Delhi, DIPAM will not be able to get a clear picture of what the market value is. But however, that land has got to be disposed by DIPAM. So, the layers of price and net asset value estimation or the land value estimation to be arrived at is a complicated process. What's the next step in it? And the reason I'm asking you this is because there have been suggestions on this front before, and I think it's a good way to generate revenue from assets which are pretty much lying idle, right? But what is the next step to make sure that it gets done? We are giving ourselves a time bound push within the ministry. We have not declared the time bound calendar otherwise, because I do remember in July budget of 19 for me to have given a big number, and due to the market being a bit tepid, I couldn't even get going with it. End of the day I was questioned saying, but you did give this number, you have not. But the matter remains there that market also and the kind of sentiments which prevail in market also determine how you are able to succeed in your disinvestment plan. Question on the LIC IPO. That number has also not been figured Not yet, because LIC will have to be internally also. They have to get their books and systems all proper. Structure it a little bit. We have already appointed somebody. But it will be in 21, 22, Yes, yes. the IPO? Yes. And but you've not decided on the quantum? And Not yet, because I've appointed a committee, not a committee, a set of professionals to look into LIC for these reasons. Because many of the things which they have to do being in a marketplace, they haven't done because they've been. This would mean a significant addition to your revenue, right? Because this That's right. LIC number is not part of the disinvestment But number. anyways, that is a LIC number. तो अगर इस बजट पे जो फौरी तौर पर जो प्रतिक्रिया आ रही है वित्त मंत्री जी, वो कहा जा रहा है कि बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही पारदर्शी बजट है, और इस शब्द का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री जी ने भी किया। तो जब आप अपने फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स बता रही थी देश और दुनिया के निवेशकों को, आपके मन में क्या था, और इन एस्टिमेट्स को सामने रखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं? आपका संदेश क्या है निवेशकों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए? ये स्पष्ट है कि ये सरकार रिफॉर्म के रास्ते पर चलेगी, आगे बढ़ती रहेगी, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो टाइम लगता है इन विषयों में, उस टाइम को मान्यता देते हुए हम बोल रहे हैं कि इन सभी डिसइन्वेस्टमेंट हम करेंगे। और ये डिसइन्वेस्टमेंट एस एंड व्हेन के तरह नहीं है, एक पब्लिक पॉलिसी मीनिंग पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट करने का पॉलिसी ही हमने सामने रख लिया, और उसमें बेयर मिनिमम ही सरकार के पास रहेगा, बाकी सब डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे उचित समय पर हर एक को। ये सब कहना इसलिए कि ओपनली बाहर ये विषय आना चाहिए कि ये सरकार नी जर्क पॉलिसी नहीं करती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म रास्ता मालूम होना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्या ये रास्ते पर ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि ये पॉलिसी है। और हर एक साल एक लिस्ट हाथ में रखते हुए एक डिमोनेटाइजेशन एसेट मोनेटाइजेशन करेगी, और ये भी करेगी डिसइन्वेस्टमेंट। ये सब कहने में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो भारत में करने लायक लोग हैं उनके मन में भी स्पष्टता आएगी, वो पार्टनर चाहिए विदेश से ले आएंगे, और इन डिसइन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट भी करने का एक मौका है। जब आपने नंबर दिया कि अगले साल 6.8, इस साल 9.5, मतलब आपको क्या घबराहट नहीं हो रही थी कि इतने बड़े नंबर्स को देख के इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे? नहीं, इन्वेस्टर्स स्पष्टता चाहते हैं, इन्वेस्टर्स क्लैरिटी और सर्टेनिटी चाहते हैं। उनको ये अनसर्टनिटी, ये आज एक तरह दूसरे पॉलिसी अगले दिन, ऐसे नहीं, वो क्लैरिटी और स्पष्टता, सर्टनिटी। अनसर्टनिटी वरीज इन्वेस्टर्स, उसको एड्रेस करने के लिए ही हम पॉलिसी भी ले आए और उसके रास्ते भी बोले फिस्कल डेफिसिट का। One of the assumptions that you've made is 14.4% nominal growth rate.
and I'm sure people have asked you this because the economic survey assumes a 15.4% nominal growth rate. What is the divergence caused by? Have you assumed a more moderate inflation regime, or do you expect slightly lower growth? No, it's like I suppose people who deal with money in banks have a approach to taking a call, a decision. They were rather conservative, and that's how they should be. Whereas you and me, probably sitting outside, can be a bit more flamboyant about it. So I would put the CEA's report, being an academic free thinker, he can be a bit more flamboyant, whereas we in Ministry of Finance naturally and rightly will have to be reasonable in assessing what we can do. Interestingly, I've heard the 15% number also given by some people in banks. So which means if you're closer to 15%, your deficit number will actually be a little lower. So banks, it's another move which was, I mean, people had been speaking about it, but I don't think anyone had bitten the bullet so far, because to privatize banks in a country like India, I mean, given the history of nationalization and everything else, it's a very, very bold move. Do you expect political opposition to this move? I would want to reason it out, because we are not saying we are not going to have any public sector bank at all. Certainly not. Public sector banks will be there, will continue, and will have to be viable. Public sector banks will have to have the strength of scaling up. We need many more SBIs in this country, and for that that is why you had since last 2 years this amalgamation of banks, scaling them up and so on. But with all this said, there are also some banks, public sector banks, which are just not picking up. Their health is not improving even in spite of infusion of more and more cash. I am not getting into the details of who they are or what nature of problem they are suffering from. So, is it the sentiment which has to guide us, or the strategic importance of banks? And public sector banks, I even today recognize, have a very big role to play in this country, there is no doubt. But how many is good enough? And how many is good enough? Even if they are good, bad, ugly, we have to keep it because they are public sector. Is it important to have large, serviceable, managed well, professionally run, and actually serving all those areas where other private banks wouldn't go, kind of public sector banks, or because public sector banks were X number and that X number is sacred? We have to reason this out. We are not against keeping public sector banks, and we will be happy for them to perform better each year. But there are some whose economics is worrisome. मैम, अगर हम रोजगार की बात करें तो हमने देखा कि आपने एमएसएमई सेक्टर का बजट डबल किया, आपने टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की, शिपिंग में आपने देखा 1.45 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आपके हिसाब से वो कौन से सनराइज सेक्टर से हैं जो कि बजट रोजगार के हिसाब से उन पर फोकस करता है? रोजगार सृजन का कितना बड़ा भरोसा आप देश को दे सकती हैं? ये सनराइज सेक्टर्स का ही नाम हमने चैंपियन सेक्टर्स दे करके उनको पीएलआई दे रहे हैं, उनका लिस्ट भी दे चुके हैं और 13 एक लिस्ट आया है। अभी एक अच्छा सा उदाहरण आपने बजट स्पीच से निकाला, शिपिंग। आपको मालूम है कि विदेश में जितने भी और समुद्र में जितने भी शिप्स हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनर्स जो होते हैं वो या तो फिलीपींस से या भारत देश से, और उनका ट्रेनिंग तक आप भारत में दे नहीं सकेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कानून के अनुसार जिस देश का फ्लैग बेयर करने वाले शिप है उनमें ही ट्रेनिंग होना है। भारत का फ्लैग लेकर के भारत इन्वेस्टर्स भी शिप अभी नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है कंप्लायंस का। इसीलिए उस सेक्टर को थोड़ा सुविधा देने के लिए हमने ये अनाउंसमेंट किया, जिससे शिप्स विद इंडियन फ्लैग्स भी होंगे, और जब इंडियन फ्लैग्स के साथ शिप्स हैं, आप आपके युवकों को ट्रेनिंग दिला सकते हैं और फिर वो इधरी से मरीन लाइंस में मरीनर्स के नाते काम भी कर सकते हैं। उससे हमारे देश का युवा जो अभी विदेश में जाके ट्रेनिंग पा रहे हैं और विदेश का शिप्स में उसके बाद जॉब कमा रहे हैं, और अच्छी तरीके से विदेश में भी बोलते हैं लोग, आपके मरीनर्स आर वेरी गुड, वो ट्रेनिंग क्यों हम इधर ही नहीं दें? फ्लैगिंग ऑफ इंडियन शिप्स इज रिक्वायर्ड, उसके लिए हम घोषणा की है।
जिससे जॉब्स में असर पड़ेगा और आपके शिपिंग लाइंस, सरकार इतने सारे फ्यूल खरीदती है और बहुत सारे ऐसे इश्यू कॉन्स्टेंटली विदेश से ले आते हैं, उसके लिए हमारे अपने शिप में, कंटेनर शिप में ले आना बेहतर है कि नहीं, इसीलिए पॉलिसी। मेगा टेक्सटाइल पार्क के पीछे क्या आपकी सोच है? क्योंकि हमारी कैपेसिटी विदेश में एक्सपोर्ट करने का ताकत पहले था। इनफैक्ट हम विदेश के मापदंड एक है, ग्लोबल ट्रेड में अगर आप 15% शेयर तक पहुंच गए उस आइटम में, चाहे गारमेंट हो गारमेंट, फैब्रिक हो फैब्रिक, या ब्लू डाइड रॉ है तो रॉ, ऐसे हर एक का उनके अपने ग्लोबल शेयर में 15% तक आप रीच कर दिया तो आपको ये जीएसपी बेनिफिट वगैरह भी नहीं देते हैं, क्योंकि आपको रिकग्नाइज करते हैं यू बिकम स्ट्रांग इन दैट सेक्टर। हम उस हद तक टेक्सटाइल में थे एक जमाने, बीच में पता नहीं क्या हुआ, हमारे सेक्टर इतना वीक पहुंच गए, उस स्तर पर पहुंच गए। अभी हम उसको वापस उस स्टेज में ले चलने के लिए ही ये मेगा टेक्सटाइल पार्क का घोषणा किए हैं 3 साल के अंदर। Quick question on jobs, just to close the loop. Although there has been a sequential recovery across many parameters, one of the areas where there hasn't really been an increase is employment. There are still a significant number of people who are out of jobs, who lost their jobs during the pandemic. What specifically do you think will help them? I announced even during Atmanirbhar Bharat that employers who threw their employees out during the lockdown, whatever be the reason, if they want to take them back, Government of India for the next 2 years will pay the PF. Fund, yeah. So let them come back to their jobs. We are quite willing to take that load on. We have given that as an incentive. And we have also now announced a lot of training skills program in collaboration with the United Arab Emirates, with Japan, so that for the jobs that are available there, our people can be trained adequately for those specific expected skills, so that they will be given priority in the jobs where they can go. We are doing it with Japan and UAE already. We are trying to work through several other countries similarly, so that our manpower gets that training inclusive of language, so that they can be employed in those areas also. जी, अंतिम सवाल मेरा इस कार्यक्रम में आपसे ये कि R&D पे आपने फोकस दिखाया, 50,000 करोड़ रुपए का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसकी घोषणा आपने पिछले बजट में की थी, उसका वो किया R&D में, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि निजी क्षेत्र उतना R&D में निवेश नहीं करता है। तो भारत को R&D का एक बार फिर से सेंट्रल स्टेज बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए कि वो, और क्या वाकई बजट इस दिशा में कुछ करेगा? हम सरकार की तरफ से तो ये इसका प्रोत्साहन दे रहे हैं, और ये सेक्टर्स जो इसमें प्रॉमिस रखते हैं जैसे बायोफार्मा, इन सब के लिए सरकार के दौरान बहुत सारे और फैसिलिटेशन भी हो रही है। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें थोड़ा उनकी तरफ से पार्टिसिपेट करने में देश का अच्छा लेवल तक पहुंच पाएंगे इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वित्त मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और सुकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो वित्त मंत्री जी का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि ये जो बजट है एक तरह से पारदर्शी बजट और बोल्ड रिफॉर्म्स जो लिए गए हैं वो देश में विकास और रोजगार को बढ़ाने में एक तरह से कामयाब साबित होंगे, और ये सही दिशा में उठाया गया एक बोल्ड बजट कहा जा सकता है। फिलहाल स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आज सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। बोल्ड रिफॉर्म्स के साथ, जी हाँ ओपी, बोल्ड रिफॉर्म्स के साथ एक बोल्ड बजट पेश किया गया है। कोरोना के काल से निकलकर भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता ये बजट है। एक बार फिर दोहराया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बहुत प्रमुख बात कही ऋतु उन्होंने कहा कि जो निवेशक हैं वो ये देखते हैं कि क्या पारदर्शिता है तमाम आंकड़ों में, तमाम प्रक्रिया में, क्या स्थिरता है नीतियों में, और क्या स्पष्टता है, और इसी बात की कोशिश की गई है। और हमने देखा है भारत में किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में भी पूरी दुनिया भर का निवेश आया। सब